अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवाल जवाब पेश कर रही हूँ जो उर्दू से मुताल्लिक़ किसी भी मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा आज का पहला सवाल है, एशिया जाग उठा किसका मजमूआ कलाम है। ऑप्शन 1 है मखदूम मायुद्दीन, ऑप्शन 2 अली सरदार जाफरी, ऑप्शन 3 जोश मलिहाबादी, ऑप्शन 4 एहसान दानिश। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एशिया जाग उठा ये मजमूआ कलाम अली सरदार जाफरी का है। अगला सवाल, दर्ज झैल में से कौन तरक्की पसंद शोरा में शामिल नहीं। ऑप्शन 1 कैफ़ी आज़मी, ऑप्शन 2 अली सरदार जाफरी, ऑप्शन 3 मजाज लखनवी, ऑप्शन 4 असगर गोंडवी। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। असगर गोंडवी जो है ये तरक्की पसंद शोरा में शामिल नहीं है। अगला सवाल, दर्ज झैल में से कौन सी तसनीफ़ इस्मत चुगताई की नहीं है। ऑप्शन 1 है ज़िद्दी, ऑप्शन 2 टेढ़ी लकीर, ऑप्शन 3 मासूमा, ऑप्शन 4 आखिर शब के हम सफ़र। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आखिर शब के हम सफ़र जो है ये तसनीफ़ इस्मत चुगताई की नहीं बल्कि क़ुर्रतुल ऐन हैदर की है। यह क़ुर्रतुल ऐन हैदर का एक नावल है, जबकि ज़िद्दी, टेढ़ी लकीर और मासूमा ये इस्मत चुगताई के नावलों के नाम हैं। अगला सवाल, गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है। ऑप्शन 1 है अख्तर शिरानी, ऑप्शन 2 फ़िराक गोरखपुरी, ऑप्शन 3 जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन 4 बेकल उत्साही। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गुले नगमा जो है ये फ़िराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है और इनके इसी शेरी मजमुए पर इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था और उर्दू में पहले ज्ञानपीठ इनाम याफ्तगान में फ़िराक गोरखपुरी ही हैं। अगला सवाल, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। ऑप्शन 1 है 2 मिसरे, ऑप्शन 2 4 मिसरे, ऑप्शन 3 5 मिसरे, ऑप्शन 4 6 मिसरे। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। रुबाई में कुल 4 मिसरे होते हैं। रुबाई 4 मिसरों वाली नज़्म को कहते हैं। इसीलिए और इसके अलावा रुबाई को दीगर और नामों से भी जाना जाता है, जिसमें 2 बैती, तराना, 4 बैती, खस्सी, खफ्ती वगैरह के नाम आते हैं। और रुबाई जो होती है ये 4 मिसरों पर मुश्तमिल एक ऐसी नज़्म होती है जिसमें 4 मिसरों में ही एक मुकम्मल मज़मून अदा कर दिया जाता है। रुबाई के लिए एक बहर रुबाई के लिए 24 औज़ान मुख्तस हैं, 24 औज़ान और एक बहर सिर्फ बहर हज़ज मुख्तस है। बहर हज़ज में ही सिर्फ रुबाई कही जाती है। अगला सवाल, कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो है तैयार बैठे हैं। दर्ज बाला शेर किसका है। ऑप्शन 1 है अमीर मीनाई, ऑप्शन 2 इंशा अल्लाह खां इंशा, ऑप्शन 3 जलाल लखनवी, ऑप्शन 4 फ़ानी बदायूनी। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये शेर इंशा अल्लाह खां इंशा का है। अगला सवाल, लफ्ज़ उस्लूब किस ज़बान से माखूज़ है। ऑप्शन 1 है अरबी, ऑप्शन 2 फ़ारसी, ऑप्शन 3 तुर्की, ऑप्शन 4 हिंदी। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उस्लूब जो है ये अरबी ज़बान से माखूज़ है। अगला सवाल, झैल के किस मुसन्निफ़ ने उर्दू में सादा नस्र निगारी को फ़रोग़ दिया। ऑप्शन 1 है मीर अता हुसैन खां तहसीन, ऑप्शन 2 मीर मोहम्मद तकी ख़याल, ऑप्शन 3 मोहम्मद हुसैन जा, ऑप्शन 4 सर सैयद अहमद ख़ान। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू में सादा नस्र निगारी को फ़रोग़ दिया। अगला सवाल, दर्ज झैल में कौन सी तसनीफ़ मुकफ़्फ़ा व मुसज्जा इबारत में लिखी गई है। ऑप्शन 1 है रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन 2 बागो बहार, ऑप्शन 3 फसाने अजायब, ऑप्शन 4 आराइशे महफिल। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मुकफ़्फ़ा व मुसज्जा इबारत में लिखी गई
जो तसनीफ़ है ये फ़साने अजायब है। फ़साने अजायब 1824 में तसनीफ़ हुई और इसके मुसन्निफ़ रजब अली बेग सुरूर हैं। इसके अलावा रानी केतकी की कहानी जो है ये इंशाअल्लाह खां इंशा की तसनीफ़ है। बागो बहार मीर अमन की तसनीफ़ और ये 1802 में तसनीफ़ हुई। आराइश महफिल ये हैदर बख्श हैदरी की तसनीफ़ है। अगला सवाल, नावल ईवान गज़ल किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन 1 है कृष्णचंद्र, ऑप्शन 2 जीलानी बानो, ऑप्शन 3 इस्मत चुगताई, ऑप्शन 4 अजीज़ अहमद। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नावल ईवान गज़ल ये जीलानी बानो की तसनीफ़ है। अगला सवाल, ज़बान, उसलूब और उसलूबियात किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन 1 है गोपी चंद नारंग, ऑप्शन 2 ज्ञानचंद जैन, ऑप्शन 3 मिर्ज़ा खलील अहमद बेग, ऑप्शन 4 शमीम हनफी। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ज़बान, उसलूब और उसलूबियात ये तसनीफ़ जो है ये मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की तसनीफ़ है। अगला सवाल, उसलूब और उसलूबियात किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन 1 है तारिक सईद, ऑप्शन 2 शमसुर रहमान फ़ारूकी, ऑप्शन 3 एहतशाम हुसैन, ऑप्शन 4 आल अहमद सुरूर। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसलूब और उसलूबियात जो है ये तसनीफ़ तारिक सईद की है। अगला सवाल, हिंदुस्तान की किस रियासत में उर्दू सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है? ऑप्शन 1 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 तेलंगाना, ऑप्शन 3 जम्मू कश्मीर, ऑप्शन 4 बिहार। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हिंदुस्तान की रियासत जम्मू कश्मीर में उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है। गर्चा अब उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा जो है वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है और इसकी जगह हिंदी का हो गया है, लेकिन पहले जो थी वो उर्दू ही थी सरकारी ज़बान। अगला सवाल, आइन के किस शेड्यूल में उर्दू का जिक्र किया गया है? ऑप्शन 1 है 5वें शेड्यूल में, ऑप्शन 2 6वें शेड्यूल में, ऑप्शन 3 7वें शेड्यूल में, ऑप्शन 4 8वें शेड्यूल में। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आइन के 8वें शेड्यूल में उर्दू का जिक्र किया गया है। अगला सवाल, हिंदुस्तान में शेड्यूल ज़बानों के उर्दू को कौन सा मकाम हासिल है? ऑप्शन 1 है 5वें मकाम, ऑप्शन 2 6ठा मकाम, ऑप्शन 3 7वां मकाम, ऑप्शन 4 8वां मकाम। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हिंदुस्तान के ज़बानों का जो शेड्यूल है आइन में उसमें उर्दू को 6ठा मकाम हासिल है। अगला सवाल, उर्दू ज़बान की तरवीज और तरक्की के लिए गुजराल कमेटी कब तश्कील दी गई? ऑप्शन 1 है 1971, ऑप्शन 2 1972, ऑप्शन 3 1973, ऑप्शन 4 1974। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उर्दू ज़बान की तरवीज और तरक्की के लिए जो गुजराल कमेटी तश्कील दी गई थी वो 1972 में तश्कील दी गई। अगला सवाल, उर्दू बोलने वाली आबादी के एतबार से किस रियासत को अव्वलियत का मकाम हासिल है? ऑप्शन 1 है तेलंगाना, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उर्दू बोलने वाली आबादी के एतबार से रियासत उत्तर प्रदेश को अव्वलियत मकाम हासिल है, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उर्दू बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। अगला सवाल, उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है? ऑप्शन 1 है हिंद यूरोपी, ऑप्शन 2 हिंद आर्याई, ऑप्शन 3 द्राविड़ी, ऑप्शन 4 अफ्रो एशियाई। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ जो है ये हिंद आर्याई ख़ानदान से है। ज़बानों के जो 8 बड़े ख़ानदान हैं उसमें से एक ख़ानदान जो है हिंद यूरोपी ख़ानदान है और उसी हिंद यूरोपी ख़ानदान से हमारा हिंद आर्याई निकला हुआ है और हिंद आर्याई से ही उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ है। अगला सवाल, सन 2001 की मरदमशुमारी के एतबार से उर्दू बोलने वाली मजमूई कौमी आबादी में रियासत कर्नाटक का क्या हिस्सा रहा? ऑप्शन 1 है 18.5, ऑप्शन 2 है 13.4,
ऑप्शन 3 है 12.8, ऑप्शन 4 है 10.7। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। रियासत कर्नाटक का 10.7वां हिस्सा रहा। अगला सवाल, हिंदुस्तान की दर्ज झैल में से किस रियासत के शनाख्ती निशान में उर्दू का इस्तेमाल किया गया है? ऑप्शन 1 है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 तेलंगाना, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हिंदुस्तान की रियासत तेलंगाना में जो शनाख्ती निशान है वहाँ का, उसमें उर्दू का इस्तेमाल किया गया है। अगला सवाल, दुनिया में कितने ममालिक की सरकारी ज़बान उर्दू है? ऑप्शन 1 है 1, ऑप्शन 2 है 2, ऑप्शन 3 है 3, ऑप्शन 4 है 4। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दुनिया में सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जहाँ की सरकारी ज़बान उर्दू है, और ये मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया का वो कौन सा ऐसा एक मुल्क है जहाँ की सरकारी ज़बान उर्दू है। ये बात आप लोग भी बखूबी जानते हैं अच्छी तरह से इससे, और उस मुल्क के नाम से वाकिफ़ हैं। अगला सवाल, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अक़लियती मादरी ज़बान कौन सी है? ऑप्शन 1 है उड़िया, ऑप्शन 2 पंजाबी, ऑप्शन 3 तेलुगु, ऑप्शन 4 उर्दू। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी अक़लियती मादरी ज़बान है वो हमारी उर्दू ज़बान है। अगला सवाल, ज़बान की आवाज़ों के इल्म को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है इमरानियात, ऑप्शन 2 लिसानियात, ऑप्शन 3 हयातियात, ऑप्शन 4 सौतियात। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ज़बान की आवाज़ों का इल्म जो होता है उसे सौतियात कहते हैं। अगला सवाल, दो बामानी लफ्ज़ों का एक साथ अदा होना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है मुफर्रद लफ्ज़, ऑप्शन 2 मुरक्कब लफ्ज़, ऑप्शन 3 मुरक्कब इजाफ़ी, ऑप्शन 4 मुरक्कब गैर इजाफ़ी। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दो बामानी लफ्ज़ों का एक साथ अदा होना मुरक्कब लफ्ज़ कहलाता है। अगला सवाल, कलमे की कितनी किस्में होती हैं? ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन 2 है 3, ऑप्शन 3 है 4, ऑप्शन 4 है 5। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कलमे की जो होती हैं वो कुल 3 किस्में होती हैं। अगला सवाल, ऐसे हरूफ जो दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को मिलाने के काम आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है हरूफ रब्त, ऑप्शन 2 हरूफ फजाइया, ऑप्शन 3 हरूफ अतफ, ऑप्शन 4 है हरूफ तखसीस। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऐसे हरूफ जो दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को मिलाने का काम करते हैं उन्हें हरूफ अतफ कहते हैं। ऐसे जो दो हरूफ या दो लफ्ज़ होते हैं जो दो जुमलों को मिलाने का काम करते हैं उन्हें ऐसे हरूफ को हरूफ रब्त कहते हैं, यानी जो बाहमी रब्त का काम करते हैं एक दूसरे को मिलाते हैं उसे हरूफ रब्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल, वो नाम जो किसी खसूसियत की वजह से पुकारा जाता है कवायद में उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है खिताब, ऑप्शन 2 उर्फ, ऑप्शन 3 इल्म, ऑप्शन 4 लक़ब। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि वो नाम जो किसी खसूसियत की वजह से पुकारा जाता है कवायद में उसे लक़ब कहते हैं। जैसे कि अगर कोई बहुत सच्चा इंसान है तो उसके लिए सिद्दीक़ का लफ्ज़, या फिर इसी तरह और भी दीगर लक़ब जो हैं वो उनकी खसूसियात की वजह से अंबिया कराम या औसिया कराम के जो लक़ब उन्हें अता हुए वो उनकी खसूसियात की बिना पर ही उन्हें मिले हैं। अगला सवाल, कमी बेशी किस लफ्ज़ के अल्फाज हैं? ऑप्शन 1 है मुफर्रद लफ्ज़, ऑप्शन 2 मुरक्कब लफ्ज़, ऑप्शन 3 मुतज़ाद लफ्ज़, ऑप्शन 4 मुरक्कब इजाफ़ी। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कमी बेशी जो ये अल्फाज हैं ये मुतज़ाद किस्म के अल्फाज हैं।
अगला सवाल, ज़ैल के अल्फाज में लाहिक़ा लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। ऑप्शन 1 है दिलदार, ऑप्शन 2 हमसफ़र, ऑप्शन 3 सुबह शाम, ऑप्शन 4 ठंडा पानी। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें लाहिक़ा लफ्ज़ की निशानदही करना था, तो इसमें दिल जो है ये एक लफ्ज़ है और दार जो है ये इसमें लाहिक़ा जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, जुमला मुकम्मल होने पर जो अलामत लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 है सख्ता, ऑप्शन 2 ख़त्मा, ऑप्शन 3 राब्ता, ऑप्शन 4 कौसैन। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जब कोई जुमला मुकम्मल हो जाता है तो उसके मुकम्मल होने पर जो अलामत लगाई जाती है निशान के तौर पर वो ख़त्मा कहलाती है। अगला सवाल, ज़ैल के अल्फाज में मुतज़ाद अल्फाज का इंतखाब कीजिए। ऑप्शन 1 है हार जीत, ऑप्शन 2 हाल चाल, ऑप्शन 3 घर घर, ऑप्शन 4 काम काज। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मुतज़ाद अल्फाज जो हैं ये हार और जीत जो हैं ये दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। अगला सवाल, दोहरी आवाज़ देने वाले हरूफ को क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 है हरूफ सही, ऑप्शन 2 हरूफ इल्लत, ऑप्शन 3 मखलूत हरूफ, ऑप्शन 4 मुजर्रद हरूफ। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जो दोहरी आवाज़ देने वाले हरूफ होते हैं ऐसे हरूफ को मखलूत हरूफ कहते हैं। अगला सवाल, वो इल्म जिसमें लफ्ज़ और उसके मानी पर बहस की जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 है इल्म नहव, ऑप्शन 2 इल्म सर्फ, ऑप्शन 3 इल्म सौतियात, ऑप्शन 4 इल्म बयान। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वो इल्म जिसमें लफ्ज़ और उसके मानी पर बहस की जाती है उसे इल्म सर्फ कहते हैं। अगला सवाल, नागपुर के संतरे बहुत मशहूर हैं। इस जुमले में के हरूफ की कौन सी किस्म है। ऑप्शन 1 है हरूफ अतफ, ऑप्शन 2 हरूफ तखसीस, ऑप्शन 3 हरूफ रब्त, ऑप्शन 4 हरूफ फजाइया। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नागपुर के संतरे बहुत मशहूर हैं। इसमें नागपुर और संतरे के दरमियान जो रब्त का काम कर रहा है वो के है, तो इसलिए के जो है ये हरूफ रब्त यानी एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है, बाहमी रब्त का काम कर रहा है, तो हरूफ रब्त हो जाएगा। अगला सवाल, दर्ज के ज़ैल अल्फाज में साबिक़ा लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। ऑप्शन 1 है हम जमात, ऑप्शन 2 सेहतमंद, ऑप्शन 3 दीनदार, ऑप्शन 4 पानदान। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हम जमात में हम जो है ये साबिक़ा है यानी जमात जो है यानी एक क्लासरूम एक कमरे जमात में तलबा का जो गिरोह है वो जमात कहलाएगा या किसी भी और उसमें जो हम जुड़ा हुआ है ये साबिक़ा जुड़ा हुआ है, तो ये साबिक़ा हम जमात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त है। अगला सवाल, वो अलामतें जिनसे हरूफ का आपस में मेल होता है क्या कहलाते हैं। ऑप्शन 1 है इल्म नहव, ऑप्शन 2 एराब, ऑप्शन 3 मखारिज, ऑप्शन 4 हालत। इसका दुरुस्त जवाब जो है हमारा ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वो अलामतें जिनसे हरूफ का आपस में मेल होता है वो एराब कहलाते हैं। एराब जो होते हैं वो कुल 6 होते हैं, जिसमें से ज़ेर ज़बर पेश ये 3 हो गए और इसके अलावा तशदीद तनवीन और एक होता है, कुल मिला के 6 हो जाते हैं। तशदीद तनवीन और मद होता है एक। इस तरह से 6 अलामतें होती हैं जो एराब का काम करती हैं। अगला सवाल, ये किसका कौल है। शायरी का तर्जुमा नामुमकिन है। ऑप्शन 1 है अल्बर्ट गेरार्ड, ऑप्शन 2 ग्रांट शावरमेन कर्सेली, ऑप्शन 3 T.S. इलियट, ऑप्शन 4 शम्सुर रहमान फारूकी। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। शायरी का तर्जुमा नामुमकिन है, ये कॉल T.S. इलियट का है।
अगला सवाल, तर्जुमा निगार के हवाले से दर्ज झैल बयानात में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? ऑप्शन 1, इसका मुताला वसी हो। ऑप्शन 2, वो असल ज़बान और तर्जुमे की ज़बान के लिसानी और तहज़ीबी पहलुओं से वाकिफ़ हो। ऑप्शन 3, मुतरजिम बहर सूरत मतन के मरकज़ी ख़याल का पाबंद नहीं होता। ऑप्शन 4, वो तर्जुमे में क़वायद की वजह से पैदा होने वाले मसाइल से वाकिफ़ हो। इसका दुरुस्त जवाब जो हमारा है ये, यानी जो बयान इसमें दुरुस्त है, ये ऑप्शन नंबर 3 है, यानी मुतरजिम बहर सूरत मतन के मरकज़ी ख़याल का पाबंद नहीं होता है। यानी तर्जुमा निगार के हवाले से ये बयान जो है ये दुरुस्त नहीं है, वो मतन के मरकज़ी ख़याल का पाबंद होना चाहिए तर्जुमा निगार को। अगला सवाल, ज़ैल में उर्दू और अंग्रेज़ी के मुश्तरका मुहावरे दिए गए हैं, उनमें गलत की निशानदही कीजिए। ऑप्शन 1 है समंदर में कतरा, अ ड्रॉप इन द ओशियन। ऑप्शन 2 है हमतन गोश होना, टू बी ऑल ईयर्स। ऑप्शन 3 है धोखा देना, स्ट्रेच वंस लेग। ऑप्शन 4 है ज़ारो कतार, रोना, क्राई वंस हर्ट आउट। तो इसका जो हमारा दुरुस्त जो तर्जुमा है वो हम देखते हैं, यानी इसमें हम देखते हैं कि पूछा गया है कि उर्दू और अंग्रेज़ी के मुश्तरका मुहावरे जो हैं कौन से दोनों दुरुस्त हैं। तो इसमें हमारा जो है ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दुरुस्त हो जाएगा, यानी धोखा देना का इंग्लिश है स्ट्रेच वंस लेग। अगला सवाल, तर्जुमे के लिए कवायद से मुकम्मल वाक़फ़ियत ज़रूरी है। दर्ज झैल बयानात में से गलत बयान की निशानदही कीजिए। ऑप्शन 1 है ज़बान के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए मुतय्यन करदा असूलों के मुताला का नाम कवायद है। ऑप्शन 2, कवायद ये बताती है कि किस तरह अल्फाज और उनके अज्ज़ाए तरकीबी को मिलाकर जुमले बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन 3 है किसी ज़बान के साख्तियाती ताल्लुक़ के जायज़े का नाम कवायद है। ऑप्शन 4, अपनी मादरी ज़बान के अलावा दीगर ज़बानें सीखने के लिए कवायद का सीखना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें हमें पूछा गया कवायद से मुकम्मल वाक़फ़ियत के लिए क्या ज़रूरी है और उसमें कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। तो हम इसमें देखते हैं कि कौन सा बयान हमारा दुरुस्त नहीं है। तो इसमें हमारा चौथा जो बयान है ऑप्शन नंबर 4, ये दुरुस्त नहीं है कवायद के लिए कि अपनी मादरी ज़बान के अलावा दीगर ज़बान सीखने के लिए कवायद सीखना ज़रूरी नहीं है। बयान गलत है, दीगर ज़बान सीखने के लिए कवायद का सीखना ज़रूरी है। अगला सवाल, तर्जुमा निगारी के बारे में थियोड सावरी ने मुख्तलिफ उसूल व नज़रियात की एक फ़हरिस्त दी है। उस फ़हरिस्त में दर्ज झैल में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 है तर्जुमा में असल मतन के अल्फाज का तर्जुमा होना चाहिए। ऑप्शन 2, तर्जुमा असल मतन के मानियों मफ़ाहीम पर मुश्तमिल होना चाहिए। ऑप्शन 3, नज़्म का तर्जुमा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 4, तर्जुमा में असल तसनीफ़ के उसलूब की झलक होनी चाहिए। इसमें पूछा गया है कि कौन सा शामिल नहीं है इस फ़हरिस्त में जो थियोड सावरी ने मुख्तलिफ उसूल नज़रियात की फ़हरिस्त दी है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो बयान शामिल नहीं है वो ऑप्शन नंबर 3 का बयान है, यानी नज़्म का तर्जुमा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, नज़्म का भी तर्जुमा होना चाहिए। अगला सवाल, आज़ाद तर्जुमा के मुतालिक दर्ज झैल में से सही बयान की निशानदही कीजिए। ऑप्शन 1 है आज़ाद तर्जुमे में मुतरजिम एक तरह की बंदिश महसूस करता है। ऑप्शन 2, आज़ाद तर्जुमे में मुतरजिम मतन का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा करता है। ऑप्शन 3, आज़ाद तर्जुमे में मुतरजिम को ज़बान व बयान के मामले में आज़ादी हासिल होती है। ऑप्शन 4, आज़ाद तर्जुमे में मुतरजिम को आज़ादी हासिल नहीं होती है। इसका हम देखते हैं कि दुरुस्त बयान कौन सा है, यानी तर्जुमे के मुतालिक सही बयान हमें जो देखना है वो हमारा सही बयान ऑप्शन नंबर 3 है, यानी आज़ाद तर्जुमे में मुतरजिम को ज़बान व बयान के मामले में आज़ादी हासिल होती है कि वो जैसे चाहे वैसे तर्जुमा कर सकता है।
अगला सवाल, हिंदुस्तान में सबसे पहले सहाफ़त की तालीम व तरबियत का इंतज़ाम किस शहर में था? ऑप्शन 1 हैदराबाद, ऑप्शन 2 मद्रास, ऑप्शन 3 अलीगढ़, ऑप्शन 4 दिल्ली। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हिंदुस्तान में सबसे पहले सहाफ़त की जो तालीम व तरबियत का इंतज़ाम हुआ था वो शहर मद्रास में हुआ था, जो कि मौजूदा वक्त में जो कि चेन्नई के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, ज़ैल में मुहावरे और उनके सही मफ़ाहीम दिए गए हैं, उनमें से गलत की निशानदही कीजिए। ऑप्शन 1 है साल भारी होना, यानी सारा साल मुसीबतों में गुजरना। ऑप्शन 2 है आसमान सर पर उठा लेना, यानी शोर करना, गड़बड़ करना। ऑप्शन 3 कमर बिस्तर से न लगना, यानी तड़पना या बेताब होना। ऑप्शन 4 सब्ज़ बाग दिखाना, यानी हरे भरे बाग की सैर कराना। तो इसमें हमें देखना है कि तीन मुहावरे जो हैं वो और उनके मफ़ाहीम जो है वो सही है, और एक मुहावरा और उसका मानी जो है वो गलत दिया हुआ है। तो हम इसमें से देखते हैं कि कौन सा है हमारा। जो साल भारी होना है तो इसके मानी होते हैं सारा साल मुसीबतों में गुजरना। आसमान सर पर उठा लेना यानी बहुत ज़्यादा शोर करना, बहुत हंगामा करना किसी चीज़ के लिए, कोई काम गड़बड़ कर देना। और फिर ऑप्शन 3 होता है कमर बिस्तर से न लगना, यानी बहुत तड़पना, बहुत बेचैन होना, बेचैनी की कैफियत में होता है कि कमर बिस्तर से नहीं लग रही है। और फिर ऑप्शन 4 है सब्ज़ बाग दिखाना, यानी कि धोखा देना, यानी ऐसे ही बस एक छलावे में रखना, एक धोखे में रखना। इसके मानी ये हरगिज़ नहीं है कि हरे भरे बाग की सैर कराना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये दुरुस्त है, यानी इसका जो मुहावरा और मफ़ाहीम जो है वो दोनों गलत दिए हुए हैं। अगला सवाल, उस तरीक़ा इम्तिहान का नाम बताइए जिसमें मुम्तहिन की पसंदीदगी या नापसंदीदगी का असर नहीं पड़ता है। ऑप्शन 1 है मारूज़ी सवालात, ऑप्शन 2 मुख्तसर जवाबी सवालात, ऑप्शन 3 तवील जवाबी सवालात, ऑप्शन 4 ज़बानी सवालात। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उस तरीक़ा इम्तिहान का नाम मारूज़ी सवालात जो होते हैं इस किस्म के इम्तिहान, इसमें मुम्तहिन की पसंदीदगी या नापसंदीदगी का कोई असर नहीं पड़ता है। अगला सवाल, ज़ैल में कौन सा इम्तिहान तहरीरी जांच के ज़ुमरे में आता है? ऑप्शन 1 मौज़ूई, ऑप्शन 2 मारूज़ी, ऑप्शन 3 अमली, ऑप्शन 4 मुशाहिदा। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तहरीरी जांच के ज़ुमरे में मौज़ूई इम्तिहान आता है। अगला सवाल, अंदाज़े क़द्र का तस्वुर किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया? ऑप्शन 1 इलियट, ऑप्शन 2 स्किनर, ऑप्शन 3 जॉन डेवी, ऑप्शन 4 बेंजामिन ब्लूम। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अंदाज़े क़द्र का तस्वुर ये माहिर नफ्सियात बेंजामिन एस ब्लूम ने पेश किया था। अगला सवाल, तलबा की याददाश्त की जांच का सबसे मुनासिब तरीका कौन सा है? ऑप्शन 1 है तवील जवाबी सवालात, ऑप्शन 2 मुख्तसर जवाबी सवालात, ऑप्शन 3 मारूज़ी सवालात, ऑप्शन 4 ज़बानी सवालात। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी तलबा की याददाश्त की जांच का सबसे मुनासिब तरीका मारूज़ी सवालात होना है, यानी जो मेमोरी लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो मारूज़ी सवालात में आ जाएंगे। अगला सवाल, दर्ज झैल में गैर तहसीली जांच के किस्म की निशानदही कीजिए। ऑप्शन 1 मारूज़ी, ऑप्शन 2 ज़बानी, ऑप्शन 3 अखलाकी, ऑप्शन 4 मौज़ूई। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी गैर तहसीली जांच की किस्म में अखलाकी आ जाएगा। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, तलबा को तालीमी माहौल से हम आहंग होने में सबसे ज़्यादा रोल किसका है? ऑप्शन 1 पैमाइश, ऑप्शन 2 तायुन कद्र, ऑप्शन 3 टेस्ट, ऑप्शन 4 इम्तहान। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी तलबा को तालीमी माहौल से हम आहंग होने में सबसे ज़्यादा रोल तायुन कद्र का होता है। इसी के साथ आज के हमारे सवाल जवाब ख़त्म हुए। अगर आपको हमारे सवाल जवाब की ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल उर्दू ज़बान हमारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें,
ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोस और उर्दू से मुताल्लिक़ किसी भी मुकाबला जाती इम्तहान की मुकम्मल तैयारी आपकी हमारे इस चैनल के ज़रिए हो सके। बहुत शुक्रिया।